लगातार कवरेज जारी है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और आम चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गया और इस चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अलग अलग मतदान केंद्रों से सुबह से लगातार एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक तस्वीरें भी पहुंचा रहा है। और देखिए, बड़ी बात यह है कि पहले चरण में सुबह 9 बजे तक जबरदस्त वोटिंग देखने को मिली है। मध्य प्रदेश में 14% तो छत्तीसगढ़ में 12% से ज्यादा वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों की अगर बात की जाए तो 9 बजे तक 14.12% मतदान हो चुका है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर 9 बजे तक की बात की जाए यानी कि 2 घंटे में 12.02% मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश की बालाघाट की भी बात कर लेते हैं। बालाघाट में 14.39% मतदान हुआ। और छिंदवाड़ा की बात की जाए जो कि सबसे चर्चित सीट है, यहां पर भी मतदान की बात की जाए तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और मतदान किया है। तो देखिए, आपको एक बार फिर से बता दें, ग्राफिक्स के जरिए देखिए आपको अपडेट भी पहुंचा रहे हैं कि सुबह 7 बजे मतदान केंद्रों में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष जो पहली बार भी मतदान कर रहे हैं, जो युवा है, पहले वोटर है, वो भी बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंचकर मतदान कर रहे हैं। मतदाता जागरूक इस बार नजर आ रहा है और यही वजह है कि इस तरह की तस्वीर यहां पर सामने निकल कर आया है। और चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी जी जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अनुराग जी, देखिए, ये जो आंकड़े 2 घंटे में सामने निकल कर आया है, जबरदस्त वोटिंग यहां पर हुई है। मतदाता एक तरफ जागरूक तो नजर आ रहा है, क्या संकेत समझे इसे? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो कि अब अमूमन 70% से ज्यादा मतदान होने लगा है, और दूसरा ये कि गर्मी के दिन है, इसीलिए अगर आप देखेंगे तो सुबह के जो 2 घंटे हैं उसमें आपको मतदान का प्रतिशत बढ़ा हुआ मिलेगा। शाम को वोटिंग खत्म होने के आसपास आपको मतदान का प्रतिशत बढ़ा हुआ मिलेगा। लेकिन दोपहर के वक्त आपको इसमें थोड़ा डिप नजर आएगा। जैसे अगर आप बस्तर की बात करें तो कई सारे ऐसे मतदान केंद्र, जब सुबह 7 बजे खूब भीड़ उमड़ी, 8 बजे बहुत सारे लोग आए, लेकिन 9 बजे के बाद अब वहां भीड़ कम होना शुरू हो गई है। तो ऐसा ही दिखेगा आपको, लेकिन फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग आए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और अनुराग जी, एक गौर करने वाली बात यह भी थी, सुबह से जो तस्वीरें दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं कि मतदान केंद्रों में लंबी लंबी लाइन लगी है और इससे ये समझ में आ रहा है कि मतदाता इस बार जागरूक है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जैसा पहले भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में चाहे लोकसभा चुनाव देखें चाहे विधानसभा चुनाव देखें, अमूमन 70% से ज्यादा मतदान होता ही होता है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ 80% से भी ज्यादा मतदान होता है, खास करके मध्य प्रदेश और बस्तर के भी सुदूर इलाकों में। लेकिन चूंकि सुबह सुबह इतना मतदान प्रतिशत बढ़ा हुआ, इसलिए आपको इसलिए भी दिख रहा होगा क्योंकि जैसा मैंने बताया कि गर्मी के दिन है और लोग चाहते हैं कि धूप तेज होने से पहले वो आकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर ले। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि दोपहर में बिल्कुल ही मतदान नहीं होगा, उस वक्त भी मतदान होगा। लेकिन सुबह अमूमन अपेक्षाकृत आपको भीड़ ज्यादा लंबी और बढ़ी हुई मिलेगी, और फिर जैसे जैसे दिन चढ़ेगा थोड़ी कम होगी, फिर शाम के वक्त फिर से भीड़ आ जाएगी चुनाव मतदान का इस्तेमाल करने के लिए। और बिल्कुल अनुराग जी, ऐसी तस्वीरें रही तो जाहिर सी बात है कि शाम तक मतदान का जो प्रतिशत है वो काफी अच्छा हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि पहले चरण का जो मतदान इस वक्त चल रहा है, मध्य प्रदेश की 6 सीटें और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर इस वक्त मतदान हो रहा है और बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। और चलिए, हम इसी पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, देशदीप सक्सेना जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हैं, तो वहीं धनंजय प्रताप सिंह भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हैं। और चलिए, बिना देर के चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले सक्सेना जी के पास चलेंगे। सक्सेना जी, अभी जो अपडेट आई है, इसी सवाल के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगी कि मतदान का जो प्रतिशत है अभी 2 घंटे में काफी अच्छा देखने को मिला है, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ की बात करें। तो चलिए, दोबारा सक्सेना जी का रुख करेंगे। एक बार फिर से बड़ी खबर से अपने दर्शकों को अपडेट करवा दें। बालाघाट से वोटिंग का नया आंकड़ा सामने आया है। बालाघाट में 9 बजे तक 16.53% मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों में अब तक बालाघाट में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है।
तो नया आंकड़ा ये सामने निकल कर आया। आपको एक बार फिर से बता दें, 16.53% मतदान 2 घंटे में हुआ है। सुबह 7 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी, 2 घंटे का वक्त पूरा हो चुका है और उसके बाद बालाघाट में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रूपेश हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। रूपेश, देखिए मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान, बालाघाट 2 घंटों में सबसे आगे। जी हाँ, देखिए यहाँ पे क्या था, प्रचार प्रसार वोटिंग का बहुत तेज था और लोग, चूंकि यहाँ गर्मी बहुत तेज है, इस वजह से सुबह से काफी लोग निकल कर बाहर आए, जिसमें महिलाएं, पुरुष और सभी वर्ग के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग निकल के आए और ज्यादा से ज्यादा मतदान का रुझान दिखाई पड़ रहा है। ग्रामीण अंचलों से भी जो खबरें आ रही हैं तो उसके हिसाब से काफी मतदान तेजी से चल रहा है और शहर में भी विभिन्न बूथों में देखा गया है कि काफी भीड़ भाड़ का नजारा देखने मिल रहा है। रूपेश, जिस तेजी से ये जो मतदान का प्रतिशत आया है, यानी कि शाम तक ये समझा जाए कि ये परसेंटेज और भी ज्यादा बढ़ सकता है। जी हाँ, देखिए वोटिंग परसेंट बढ़ने की आसार बहुत तेज है। क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि बालाघाट में गर्मी बहुत तेज है, तो दोपहर को मुझे ऐसा लगता है कि पोलिंग थोड़ी कम होगी और जो नक्सल प्रभावित पोलिंग बूथ है उसमें 3 बजे तक का पोलिंग करना निर्धारित किया गया है, तो वहां पर भीड़ ज्यादा होने की संभावना की जा रही है। चलिए, नजरें बनाए रखिएगा रूपेश, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए, वोटिंग परसेंटेज जैसा कि सर आपने देखा भी कि किस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हम बात करें, वोटिंग परसेंटेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर आपका क्या कुछ कमेंट? देखिए, लोगों में उत्साह है और अगर 16% बालाघाट में अभी हो चुका है तो 2 घंटे का ही चुनाव हुआ है सिर्फ, तो 2 घंटे में 16% यानी 8% के लगभग हो रहा है और 11 घंटे पूरा मतदान का टाइम है। तो मुझे लगता है आराम से ये 75% पार कर सकता है मध्य प्रदेश में इन 6 सीटों पर इस बार आंकड़ा। और महाकौशल निमाड़ क्षेत्र की ज़्यादा सीटें हैं। चौंकाने वाली बात यह भी है कि बस्तर में भी काफ़ी अच्छी वोटिंग हो रही है। अभी वहाँ पर नक्सल अटैक में 29 नक्सलाइट मारे गए, लेकिन वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि लोग लाइन लगा करके वोटिंग करने के लिए उत्सुक हैं। तो अच्छी बात है, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी बात है और देखते हैं शाम तक आंकड़ा क्या आता है। गर्मी भी बहुत है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, इसके बावजूद लोग उत्साह दिखा रहे हैं। सर, एक चीज आपने गौर की होगी, जैसे कि अगर हम बालाघाट की बात करें, जैसा कि हम अपने दर्शकों को भी बता भी रहे थे कि सबसे ज्यादा यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज अभी तक 2 घंटे में देखने को मिला है। बस्तर का भी हमने देखा, छत्तीसगढ़ में 12% अभी तक, यानी कि नक्सल क्षेत्रों में जो अभी तक हम ये देखते आते थे कि शायद मतदाता डर की वजह से घर से बाहर नहीं निकलता है, लेकिन उलट तस्वीर जो है दोनों जगह देखने को मिल रही है। हाँ, अगर आपको 2014 का चुनाव ध्यान हो तो उस समय बस्तर में सिर्फ 60% वोटिंग हुई थी। 2019 में बढ़कर कर 70% हो गया। तो इसका कहीं ना कहीं श्रेय जाता है लाभार्थी योजनाओं को भी। जैसे जैसे आदिवासी समाज इन योजनाओं में सम्मिलित होता जा रहा है, उस बेनिफिट को लेने के लिए हम देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टर्नआउट कर रहे हैं और चुनाव में उनका पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ रहा है। आदिवासी वोटर्स को लेकर सर, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, हम देखते हैं कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो आदिवासी वोटर्स पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और इस बार भी जो चुनावी प्रचार हुआ, जो सभाएं हुई, रैली हुई, उसमें भी हमने देखा कि जो राजनीतिक दल के दिग्गज है वो आदिवासी वोटर को साध रहे थे। तो शायद इसका भी असर हम इसे समझ सकते हैं। हाँ, टर्नआउट पे जरूर कैंपेन्स का भी असर होता ही है टर्नआउट पे, और काफ़ी ज़्यादा फोकस आदिवासी वोटरों पर सिर्फ मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में ही, नेशनल लेवल पे भी है। क्योंकि एक समय पे ये ट्रेडिशनल कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता था, जो पिछले 2 चुनावों से छिटक करके भाजपा की तरफ होता हुआ दिख रहा है हमें। तो इसके लिए भी, क्योंकि बीजेपी अपने इस वोट बैंक को मेंटेन करना चाहती है, होल्ड करना चाहती है, और कांग्रेस को कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो जल जंगल जमीन जो उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने प्रोमिसेस किए हैं, उसके बेसिस पर वो इस वोट बैंक में सेंध मार सकती है। इसलिए भी आदिवासी वोटों के लिए जो लड़ाई है वो काफ़ी दिलचस्प हो गई। तो सर, बस्तर के अगर समीकरण को हम समझे, बस्तर में जैसे कि कवासी लखमा है जो कि विवादों में जरूर रहते हैं लेकिन लोकप्रिय भी काफी ज्यादा है, और उसके अलावा महेश कश्यप की बात की जाए जिसको पहली बार चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो क्या लगता है इससे कितना असर पड़ेगा? एक तरफ एक चेहरा जो कि जाना माना और एक तरफ दूसरा चेहरा जो कि बिल्कुल नया है। नहीं, देखिए क्या है कि बस्तर पिछली बार, जहां तक मुझे ध्यान है, कांग्रेस पार्टी इस सीट पर जीती थी। तो जाने माने चेहरे और नए चेहरे में ये एक अंतर होता है कि जाना माना चेहरा जो है
उसके खिलाफ थोड़ी बहुत एक नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। अगर आप बहुत साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में बैगेज होता है आपके साथ, और जब नया चेहरा, फ्रेश चेहरा मैदान में उतरता है तो उसके खिलाफ कोई ऐसी नाराजगी नहीं होती, उसके पास कोई ऐसी बैगेज नहीं होती जो उसके अगेंस्ट में काम कर सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी रही है भाजपा की, एक फ्रेश चेहरा देने की एक कद्दावर नेता के सामने, ताकि इस सीट को कांग्रेस पार्टी से छीना जा सके। बिल्कुल, तो कोशिशें तो की गई हैं। ऐसे आपसे भी चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। देशदीप सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार है। सक्सेना जी का जल्दी से रुक कर लेते हैं। सक्सेना जी, अभी हम चर्चा कर रहे थे वोटिंग परसेंटेज को लेकर। आप मध्य प्रदेश की बात करें, जैसा कि आपको भी पता चला होगा, छत्तीसगढ़ की भी बात की जाए, वोटिंग परसेंटेज जो है 2 घंटे में काफी अच्छा देखने को मिला है। जी हाँ, जैसे हम पिछले कुछ समय से इस बात को डिस्कस कर रहे हैं और सभी का ये मानना है कि इसके मेनली 2 कारण हैं। एक कारण है कि पिछले कुछ सालों से जो अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च करी हैं चुनाव आयोग ने, उसका काफ़ी असर पड़ा है और लोगों में एक जागरूकता आई है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें। 75% हमने पिछले कुछ इलेक्शंस में देखा है विधानसभा में, कई क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में तो 80% तक वोटिंग परसेंटेज टच किया है। एक ये कारण है जो अवेयरनेस कैंपेन्स का दिखता है, जिसके कारण वोटिंग टर्नआउट बढ़ रहा है। और दूसरा कारण अभी ये है कि हमने देखा कि बहुत ज़्यादा गर्मी है खासतौर से पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में बहुत ज़्यादा गर्मी है। बस्तर की हम बात कर रहे हैं, वहाँ तो और ज़्यादा गर्म पड़ता है, खूब सारा जंगल है वहाँ, बावजूद इसके काफ़ी गर्मी पड़ती है वहाँ। यही हाल मध्य प्रदेश में भी है, बालाघाट में, छिंदवाड़ा में, या जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं मध्य प्रदेश के हिस्सों में जहाँ पोलिंग होनी है, वहाँ काफ़ी गर्मी है। तो लोग ये सोचते हैं, चाहे वो गांव के लोग हों चाहे वो शहर के लोग हों, कि सुबह के वक्त में थोड़ा टेम्परेचर चूँकि ठीक रहता है। ऐसा गांव में एक बात कही जाती है कि चलो ठंडे ठंडे में वोट डालाएं, तो ये ठंडे ठंडे मौसम का फ़ायदा उठाने की बात है। इसलिए हम देख रहे हैं कि शुरू के जो आवर्स हैं, शुरू के जो घंटे हैं पोलिंग के, खासतौर से 7 बजे से 9 बजे तक के पीरियड में काफ़ी हाई परसेंटेज हुआ है। आपने बताया कहीं 16%, कहीं 14%, कहीं 12%, तो ये अच्छा माना जाएगा। और मुझे लगता है कि बीच के जो आफ्टरनून आवर्स होंगे, जो दोपहर का समय होगा, थोड़ा सा वो डल पीरियड होगा और फिर 4 बजे के बाद फिर से पिकअप करेगा वोटिंग तो परसेंटेज। बिल्कुल दोपहर तक आखिर देखने वाली बात होगी सक्सेना जी की वोटिंग परसेंटेज जो है कितना जंप करता है या फिर रुकता है। दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी। कुछ खबरों का भी रुख कर लेते। पूर्व सीएम कमलनाथ की अगर हम बात करें तो आज अपने परिवार के साथ वो शिकारपुर मतदान केंद्र पहुंचे और मतदान किया। मौके का जायजा लिया हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी ने। मध्य प्रदेश में आज 6 सीटों पर मतदान हो रहे हैं और सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। फिलहाल हम शिकारपुर बूथ पर मौजूद हैं, जो कि छिंदवाड़ा लोकसभा के अंतर्गत आता है। और महत्वपूर्ण ये है कि ये जो बूथ है, ये वही बूथ है जहां पर कमलनाथ अपने पूरे परिवार के साथ वोट करते हैं। आपको दिखा देते हैं यहाँ पर जो है संपूर्ण तैयारियां जो मतदान केंद्र है उस पर की गई हैं। अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये प्रत्याशियों की सूची है। कुल 15 प्रत्याशी छिंदवाड़ा लोकसभा से खड़े हुए हैं, जिसमें नकुल नाथ का नाम शामिल है, विवेक बंटी साहू है, बहुजन समाज पार्टी से उमाकांत बंदेवार है। इसके अलावा राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी, अहिंसा समाज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, 3 निर्दलीय जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं। 3 निर्दलीय की सूची यहाँ पर भी है। तो देखिए, ये पूरी तैयारियां यहाँ पर जो है जानकारी के प्रारूप यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था आपको दिखा देते हैं। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की गई है। कई मतदान केंद्रों पर रिजर्व बल भी लगाया गया है। रिजर्व बल जो है वो लगातार चेकिंग कर रहा है। इसके साथ ही किसी को भी मोबाइल फोन जो है वो इस्तेमाल करने की परमिशन अंदर नहीं दी गई है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है सुबह से ही मतदान केंद्र पर जो है वो लोगों की भीड़ भी है। लोग सुबह से ही जो है वो वोटिंग करने के लिए पहुँच रहे हैं। यहाँ पर आपको तस्वीरें दिख रही होंगी, लाइन लगी हुई है। कहीं ना कहीं देखिए, ये जो लोकतंत्र का महापर्व है, इसको लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है भी। और यहाँ पर जो है मतदाता जो है वो पहुँचे हुए हैं, क्योंकि देखिए ये देखा जाता
है अक्सर कि जो है निर्वाचन आयोग लगातार ये कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए। देखिए यहाँ पर जो है एक और व्यक्ति, जी आप वोट डालने के लिए आए हैं? हाँ, कितना उत्साह है, सुबह सुबह आए हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल उत्साह वोट डालने में। अच्छा, किन मुद्दों पर इस बार वोट देंगे आप? मुद्दा कहा है, हमें किसान को कुछ सहयोग होने और काय को मुद्दा रखो। अच्छा, तो आप किसान के सहयोग चाहते हैं? बस अच्छा, तो अभी आपने घर वर का काम सब छोड़ के पहले वोट करने आए हैं? वोट डालने आए। अच्छा, क्यों सबसे पहले वोट डालने आए? और सरकार किसी की बने, बीजेपी बने या कांग्रेस बने, पर सहयोग किसान को होने, किसान को होना चाहिए, इसी के लिए वोट डाल दें। बस और काय के लिए। देखिए ये जो है बुजुर्ग हैं, लेकिन सुबह सुबह ज़बरदस्त उत्साह के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यही उत्साह, चाहे वो महिलाएं हों, पुरुष हों, चाहे वो युवा वोटर्स हों, सभी के अंदर कहीं ना कहीं उत्साह ज़रूर है। और यही उत्साह के साथ तमाम जो वोटर्स हैं वो अब जो है वो पोलिंग बूथ्स पर पहुँच रहे हैं और उन्होंने जो है आज ठान लिया है कि सबसे पहले मतदान फिर कोई काम। छिंदवाड़ा से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। तो देखिए, कमलनाथ ने वोटिंग के पहले परिवार सहित पूजा की पहले और उसके बाद वो मतदान केंद्र पहुंचे और मतदान किया। कैमरा सहयोगी रिजवान से कहूँ, देखिए कुछ महिलाएं हैं जो वहाँ पर बैठी हुई हैं और ये सुबह से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चूंकि गर्मी बहुत तेज़ है और 3 बजे तक ही मतदान होगा बस्तर के ज़्यादातर जो इलाके हैं, सिर्फ जगदलपुर शहर को छोड़कर। और देखिए कितनी एक और प्यारी तस्वीर है, यहाँ पर एक आई हैं वोटर अपने बच्चे के साथ और ये भी अब अपनी लाइन में अपनी बारी का इंतज़ार करेंगी। लेकिन अपने कैमरा सहयोगी के साथ और आगे जाना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर जो महिलाओं की अलग कतार है और उस तरफ अगर वो आपको दिखा पाएँ तो पुरुषों की एक अलग कतार है। हम इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ पर अभी अभी दीपिका दीवान है जिनकी आज ही शादी है, हाथों में मेहंदी लगाकर वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुँची हैं। वो मतदान केंद्र के अंदर हैं। अगर हमारी बातचीत तक वो बाहर आ जाएंगी तो उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और इसीलिए इस मतदान केंद्र तक आए थे। देखिए कि कितनी खूबसूरत बात है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में शिरकत करने के लिए जो नए उम्र के मतदाता हैं, जो संभवतः पहली या दूसरी दफ़े अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, वो अपनी शादी के मंडप से भी आ रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज ही उनकी शादी है, कुछ देर में अगर वो आ जाएं तो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक यहाँ जो बाकी के वोटर हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम दीदी? राजेश्वरी निषाद। राजेश्वरी निषाद। क्या मुद्दे क्या हैं गांव में? कुछ लोगों ने कहा कि सड़क ठीक नहीं है, कुछ पानी। आप लोग क्या सोचकर वोट डाल रहे हैं सुबह सुबह इतनी गर्मी में? जी अपना फर्ज है। अच्छा। इसलिए हम डाल रहे हैं और वो तो बनाना सरकार के ऊपर, लेकिन हम कह रहे हैं कि बना दें तो ज़्यादा अच्छा है। क्या सड़क चाहिए आपको? सड़क तो जैसा भी है ठीक है, लेकिन पानी का ज़्यादा समस्या होता है जी। तो ज़्यादातर सरकार को ही कहेंगे कि पानी हर घर में हो। जी। दादी आपका नाम? हंसती हैं, आपकी मुस्कान बहुत अच्छी है। आपका नाम? महेश्वरी दीवान। क्या मुद्दे हैं? जैसे इन्होंने कहा कि पानी की बड़ी दिक्कत है, आपके लिए क्या समस्या है? हमारे पारा में भी तो कहाँ से लाना पड़ता है पानी? एक ही बोरिंग है, बेड़ा पारा एक ही बोरिंग है। तो ये देखिए दीपिका दीवान जिनकी हम बात कर रहे थे वो भी आ गई हैं, उनके जो बड़े पिताजी हैं वो भी आ गई हैं। ये देखिए हाथों में मेहंदी लगी हुई है और उसके बाद चुनाव चिन्ह भी है दीपिका के हाथ में। और वो आइए दीपिका, इधर आइए आप कतार से, फिर हम बात करते हैं। वोट दे दिया आपने? हाँ जी दीदी। तो अभी हमारे कैमरे पर हमारे दर्शकों को बताइए कि कितना जरूरी था कि आप शादी का मंडप छोड़कर मतदान करने आई हैं यहाँ पर? शिक्षा के हिसाब से बहुत जरूरी था वोट देने की। बहुत जरूरी है। हाँ। तो आपने मेहंदी भी दिखा दी है हमारे दर्शकों को। ये देखिए इनके हाथों की मेहंदी, इनके पति का नाम होने वाले जो विजय, उनका नाम लिखा हुआ है, ये उनका आधार कार्ड है। तो चलिए आप जाइए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके परिजनों से भी बात कर लेते हैं। आप कुछ और कहना चाहेंगे बाकी के लोगों से जो मतदान करने नहीं आए हैं कि आप भी आइए और अब वोट डालिए? जी आना चाहिए, सबको जरूरी है। चलिए, तो दीपिका मंडप छोड़कर आई हैं, आप बाकी के काम छोड़कर आ ही सकते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम सर प्यारी राम दीवान है। प्यारी राम दीवान जी। मेरे भतीजी है। भतीजी आपकी, भतीजी। और आज नहीं, ऐसा लग रहा है त्योहार लग रहा है मेरे को। मैं मंडप को छोड़ा से मैं वोट देने के लिए यहाँ लाया हूँ, वोट डालने के लिए आया हूँ। मैंने फैमिली पूरा फैमिली आ गई, पूरी फैमिली। आपने भी हाथों में मेहंदी लगाई, ये भी दिखा दीजिए और चुनाव चिन्ह ये भी दिखा दीजिए। मेरा ये मेहंदी लगा दी है, खुशी का मेहंदी। बहुत बहुत शुक्रिया, खुशी की मेहंदी। आप लोग जाइए और हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको दीपिका, आपको भी।
तो आपने देखा कितनी प्यारी तस्वीर थी कि मंडप छोड़कर आई हैं मेहंदी लगाकर और उसके बाद चुनाव चिन्ह हाथ में लगाकर वो दिखाने की कोशिश है कि जो लोग अपने घरों से नहीं निकले, जैसा आपने जिक्र किया, महानगरों में वो आएं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, लोकतंत्र के इस महापर्व में शिरकत करें। और चलिए, मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार फिर से भोपाल का रुख कर लेते। धनंजय जी भी हमारे साथ जुड़े। धनंजय जी, देखिए, लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो मुद्दे कौन से हावी यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं, चाहे अब, क्योंकि देखिए अभी कुछ लोगों से, जैसे कि हमारे सहयोगी बात भी कर रहे थे, स्थानीय मुद्दों को लेकर भी लोग बात करते हैं, कई बार राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी हो जाते हैं। तो चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। सक्सेना जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। सक्सेना जी, यही सवाल मेरा आपसे भी होगा मुद्दों को लेकर। देखिए, मुद्दे तो दो तरह के मुद्दे हैं मुझे लग रहा है। या ये कहें कि एक मुद्दा है पार्टियों का नैरेटिव, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या वो कांग्रेस हो, उनके अपने नैरेटिव्स हैं। और एक है जनता के मुद्दे, वो वही कॉमन मुद्दे हैं जो पिछले 70 साल से लगातार देश के चुनावों में देखने को मिल रहे हैं। वो महंगाई का मुद्दा है, वो बेरोजगारी का मुद्दा है, वो चिकित्सा का मुद्दा है, वो शिक्षा का मुद्दा है। अभी आपने बहुत सारे इमेजेस दिखाई, उसमें बहुत सारे लोगों से बात करी आपने, और ज़्यादातर वो जो चित्र थे वो ग्रामीण इलाकों से थे, बस्तर से, छिंदवाड़ा से थे, या अलग अलग जगहों से थे, और सब एक ही बात कर रहे थे। किसी को पानी नहीं मिल रहा था, किसान को किसानी की समस्या थी, गरीबों को बेरोजगार की ज़रूरत थी। हमने देखा कि किस तरीके से एक महिला ग्रामीण इलाके की कड़ी धूप में बैठी हुई है और वो एक्सपेक्ट कर रही है सरकार से, या जिसको भी वो वोट डालेगी, कि उसको, उसके परिवार को रोजगार मिलेगा। तो एक तो ये मुद्दे हुए। देखिए, दूसरे मुद्दे हैं जो पार्टियां हैं उनके, उसमें फिर धर्म आता है, उसमें फिर हिंदू मुस्लिम आता है, उसमें फिर ओबीसी की काउंटिंग आती है। तो ये वो मुद्दे हैं मुझे लगता है जिनका जनता से कोई सीधा संबंध नहीं है। ये एक नैरेटिव तैयार करने के लिए है, और अगर मैं ये कहूँ तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये जनता को इन्फ्लुएंस करने के लिए है। ये वो मुद्दे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के जो मुझे लगता है कि जनता के मुद्दे इससे छुप जाते हैं, गौण हो जाते हैं, और वो मुद्दे नहीं आ पाते। जनता एक्सपेक्ट कर रही है कि उसको रोजगार चाहिए, लेकिन हमको मंदिर की बात हो रही है। जनता एक्सपेक्ट कर रही है कि उसको चिकित्सा चाहिए, उसको शिक्षा चाहिए, लेकिन बात हो रही है कि कैसे कास्ट सेंसस होना चाहिए। तो ये जो समस्या है ये लगातार बनी हुई है, और ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना पड़ेगा कि जनता के मुद्दों पे, जो विशुद्ध जनता के मुद्दे हों, उन पर देश में चुनाव कब होगा। तो चलिए, सक्सेना जी मुद्दों को लेकर बातचीत कर रहे थे, धनंजय जी भी हमारे साथ जुड़ गए थे। सर, मुद्दों को लेकर हम बात कर रहे थे। अब जातिगत समीकरणों की अगर बात की जाए तो जातिगत समीकरण जो है वो कितने हावी होते हैं? क्योंकि जातिगत समीकरण का जहाँ तक सवाल है तो मुझे लगता है कि देश में कोई भी ऐसी सीट नहीं हो जहाँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से बिना जाति से ये टिकट बांटे हो। हम मध्य प्रदेश की बात कर ले तो हर जगह कास्ट कॉम्बिनेशन संतुलन देख करके पॉलिटिकल पार्टी टिकट बांटती है। किसने कहा कि ये 5 सीट में, कि ये 5 सीट में किसी एक ब्राह्मण को टिकट नहीं दिए हैं तो उसको यहाँ एडजस्ट कर लो, कि फिर कहीं बोला जाता है कि फलानी जाति का कैंडिडेट नहीं है तो उसको एडजस्ट कर लो। तो ये तो इस समय जातिवाद का जहर इतना ज़्यादा घुल गया है राजनीति में कि मुझे लगता है कोई भी राजनीतिक दल इससे अछूता नहीं है। चलिए, सर भी हमारे साथ है। सर, जैसे कि हम जातिवाद को लेकर बात करें, एक सीधी सीट का मैं जिक्र करना चाहूँगी, बालाघाट का जिक्र करना चाहूँगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जातिगत फैक्टर है वो स्थानीय मुद्दों पर ज़्यादा हावी दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि अगर जाति एकजुट है तो फिर परिणाम उसी के फेवर में आते हैं, और अगर वही जातियाँ एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाती है तो फिर परिणाम बदल जाते हैं। क्या है कि मेरा थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि एक राष्ट्रीय चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, भले ही पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर, जैसे मान लेते हैं मध्य प्रदेश में 50% ओबीसीज हैं, तो वो ये इंश्योर करती है कि कम से कम 50% जो टिकटें हैं वो ओबीसी समाज को दिए जाए।